नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, जो कि फतेहपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें, फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पैर फिसलने से एक किशोर गंगा में डूब गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मवेशियों को गंगा में नहलाना किशोर को महंगा पड़ गया है और पैर फिसलने की वजह से ये किशोर नदी में डूब गया है। मवेशियों को नहलाने पहुंचा था गंगा में, जहां पर पैर फिसलने की वजह से किशोर डूब गया। हादसा देखकर खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया है। तो वहीं किसानों ने परिजनों को इस मामले की सूचना दी और गोताखोरों ने काफी मशक्कत के बाद किशोर को गंगा से निकाल लिया है। आपको बता दें, जीवित होने की आशा पर परिजन किशोर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां मृत्यु हो जाने पर परिजनों में हड़कंप मच गया है। सबका रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गंगा के किनारे बसे रामधीन खेड़ा गांव का ये मामला है, जहां का रहने वाला था ये किशोर, जो मवेशियों को नहलाने पहुंचा था और पैर फिसलने की वजह से गंगा में डूब गया। और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज 1 महीना हो चुका है। आज ही के दिन 24 फरवरी को रूस की रेड आर्मी यूक्रेन में घुसी थी, लेकिन 1 महीने बीत जाने के बाद भी रूस और यूक्रेन को झुका नहीं पाया है रूस। अब संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी यूएनएससी में मिलकर हार मिली है रूस को, जहां पर रूस का मनोबल अब टूट गया है। देर रात को एक संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक हुई और इसी बैठक में रूस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। रूस ने दरअसल यूक्रेन में मानवीय मदद के लिए प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन बिना किसी वजह बताए, और इसी वजह से प्रस्ताव पर 15 में से 13 देशों ने वोट नहीं डाले हैं। इसमें भारत भी शामिल था। प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ रूस और चीन ने ही वोट किया और संयुक्त राष्ट्र में रूस के प्रस्ताव पर वोट नहीं देकर भारत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि हम यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ हैं, ना किसी के साथ हैं और ना ही किसी के खिलाफ है। इससे पहले भी पश्चिमी देशों की तरफ से रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव पर भी भारत ने यही रुख अपनाया था। इसी को लेकर नाटो देश सवाल उठा रहे थे। जेलेंस्की की गुहार के बीच अब पुतिन का गुस्सा और भड़कता जा रहा है, क्योंकि युद्ध के 29वें दिन भी जीत दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। तो वहीं रूस की बमबारी से यूक्रेन के चेर्नोहिव में तबाही जारी है और पिछले 29 दिनों से जारी इस खूनी युद्ध की वजह से अब तक दोनों तरफ से हजारों जानें जा चुकी हैं। 50 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि ये रुक नहीं रहा और इसी के साथ ही सामने आया है मामले की अब भूखे मरने की नौबत यूक्रेन में आ चुकी है। और इसी कड़ी में रूस और यूक्रेन के बीच 29वें दिन भी भीषण जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। इसी बीच रात में सड़क पर निकले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दुनिया से रूस के युद्ध को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम सभी को रूस को रोकना होगा, दुनिया को यह युद्ध रोकना चाहिए और मैं उन सभी का आभारी हूं जो यूक्रेन के समर्थन में काम करते हैं, यूक्रेन की आजादी के समर्थन में काम करते हैं। लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ आतंक जारी है और युद्ध को 1 महीना बीत गया है। इतना लंबा युद्ध, मेरा दिल सभी यूक्रेन और धरती पर हर स्वतंत्र व्यक्ति के दिलों को तोड़ देता है। इसीलिए मैं आपसे युद्ध का विरोध करने के लिए कहता हूं। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आगे आकर कहा है कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो स्वतंत्रता के समर्थन में, यूक्रेन के समर्थन में काम कर रहे हैं। लेकिन युद्ध अभी भी जारी है। शांतिपूर्ण लोगों के खिलाफ क्रूरता 1 महीने से चल रही है। इसीलिए मैं आपसे रूसी आक्रमण के खिलाफ खड़े होने के लिए और आवाज उठाने के लिए कहता हूं। अपने दफ्तरों और अपने घरों, अपने स्कूलों और यूनिवर्सिटी से आए और शांति के नाम पर एक साथ आओ। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए, स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए और जीवन का समर्थन करने के लिए यूक्रेनी प्रतीकों के साथ आओ। अपने चौकों, अपने सड़कों पर आओ और कहते रहो कि लोग मायने रखते हैं, स्वतंत्रता मायने रखती है और शांति मायने रखती है, यूक्रेन मायने रखता है।
बात करें कोरोना की, तो कोरोना महामारी से दुनिया भर में अभी भी जंग जारी है। दुनिया के कई देशों में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। अमेरिका में भी कोरोना के मामले बढ़े हैं और अमेरिका में अब ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट लगातार अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। देश के कई हिस्सों में BA.2 वेरिएंट का तेजी से प्रसार हो रहा है। तो वहीं अमेरिका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को कांग्रेस से नए फंडिंग की पारित करने और भविष्य के उपचार और टीकों की आपूर्ति को लेकर योजना बनाने का आग्रह किया। देश में वर्तमान में प्रतिदिन औसतन करीब 28,600 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकि जनवरी में देखे गए 8 लाख से अधिक औसत दैनिक संक्रमण के मामलों से काफी नीचे है। लेकिन अमेरिका में कोविड-19 से रोजाना करीब 900 लोगों की जान जा रही है। इस बीमारी की वजह से अब तक कुल 10 लाख लोगों की यहां मौत हो चुकी है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के निदेशक रोशेल वेलेंस्की ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह एक नई लहर की शुरुआत हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क राज्य और न्यूयॉर्क शहर में रिपोर्ट किए गए कोविड-19 मामलों में थोड़ा इजाफा देखा गया है। न्यू इंग्लैंड में भी कोविड-19 के साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है और विशेष रूप से कुछ जगहों पर BA.2 वेरिएंट के मामले 50% से ऊपर के स्तर तक पहुंच गए हैं। और साथ ही क्रिकेट के मैदान में अपनी स्विंग गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी टीम के पसीने छुड़ाने वाले इमरान खान सियासत की पिच पर विपक्ष की गुगली में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल सेना के रूप में ग्राउंडी रूप अंपायर भी लगभग उन्हें आउट दे चुके हैं, लेकिन इमरान खान थर्ड अंपायर यानी अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग फैसले तक सियासी पिच छोड़ने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा है फिर से कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले किसी भी कीमत पर इस्तीफा नहीं दूंगा, साथ ही वोटिंग से पहले कई पत्ते खोलूंगा। आपको बता दें कि इमरान खान के खिलाफ 25 से 28 मार्च के बीच नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। विपक्ष दावा कर रहा है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और इमरान खान के पास कुर्सी छोड़ने के अलावा अब कोई और विकल्प नहीं बचा है। तो वहीं खुद कप्तान इमरान खान इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वो जीत का दम भर रहे हैं। इमरान खान से मीडिया से बातचीत के दौरान तख्तापलट की अटकलों पर भी विराम लगाते हुए कहा कि सेना से मेरे अच्छे रिश्ते हैं। वहीं इमरान के दावों से अलग विपक्षी दलों ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। दरअसल मलकंद में PPP की एक रैली में बिलावल भुट्टो ने इमरान को चूहा तक कह दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिलावल ने यह भी कहा कि इमरान खान को पता है कि वो सिर्फ गुंडागर्दी के सहारे जीत सकते हैं, लेकिन अब वो नहीं चलेगी। कोई उनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं। लोगों को ऐसे शख्स को PM पद से हटाना ही होगा। पाकिस्तान में 25 मार्च से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए संसद का विशेष सत्र भी बुलाया गया। ऐसे में नियमों के मुताबिक सदन में प्रस्ताव पेश होने के 3 दिन बाद यानी 28 मार्च को मतदान किया जाएगा। इमरान सरकार को हटाने के लिए 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में 172 वोटों की जरूरत होगी, लेकिन विपक्ष 200 से भी ज्यादा सांसदों के समर्थन का दावा कर रहा है। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में आज बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,938 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 67 लोगों की मौत हो चुकी है। कल कोरोना के 1,778 केसेस दर्ज किए गए थे और 62 लोगों की मौत हुई थी। देश में अब तक कोरोना के 4,30,14,000 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कल देश में 2,531 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 22,000 हो गई है। तो वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,16,000 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 4,24,75,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीके की 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 31 लाख से ज्यादा डोज दी गई थी, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 182 करोड़ 23,30,356 डोज दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। और देश में अब कोविड रोधी टीके अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया, तो वहीं कोरोना योद्धाओं के लिए टीकाकरण अभियान 2 फरवरी से शुरू हुआ था।
और पिछली सरकार में ही सीएम योगी ने यह वादा कर दिया था कि वो यूपी की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने पर काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के करीब करीब सभी बड़े कारोबारी घरानों को शामिल होने का इन्विटेशन भेजा है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ जब दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, तब वहां पर देश के बड़े से बड़े कारोबारी घरानों की उपस्थिति रहने वाली है, जिनकी मदद से योगी अपने एक बड़े सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, आईसीटी ग्रुप और पेप्सिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर ग्रुप, फ्लिपकार्ट और आईजीएल ग्रुप भी शामिल है। सीएम योगी का यह सपना है कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाना है। तो वहीं वो कई मौकों पर न सिर्फ इसके बारे में बात कर चुके हैं, बल्कि इसका लक्ष्य पूरा करने की दिशा में कदम भी बढ़ा चुके हैं। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही ये कह दिया था कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रायोरिटी सेक्टर का चयन और उसी दिशा में विस्तृत कार्य योजना बनाने में और उस कार्य योजना को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग ग्रुप्स में उस दिशा में एक बेहतर पहल को लेकर एक टीम वर्क के रूप में आगे आकर कार्य किया गया है। यूपी में चुनाव जीतने के बाद 5 दिन के बाद ही योगी सरकार ने इसके लिए एक बड़ा कदम भी उठा दिया था, जहां आपको बता दें कि 15 मार्च को सरकार ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने के लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जारी किया था। यानी एक तरह से देश भर में कारोबारियों को यूपी में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है। और इसी बीच रुकेंगे एक बड़ी खबर के लिए जो कि बिजनौर से सामने आ रही है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, जहां ईंटों से पीट पीट कर एक शख्स की जान ले ली गई। आपको बता दें बिजनौर से ये खबर सामने आई है, जहां पर ईंटों से पीट पीट कर एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त की हत्या कर दी है। शराब पीने के दौरान दोनों में कहासुनी हुई और मामूली कहासुनी एक बड़े विवाद में तब्दील हो गई और उसके बाद यह खूनी अंजाम दिया गया है। आपको बता दें शराब पीने के दौरान ही दोनों में कहासुनी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है। खेत में पड़ी झोपड़ी में इस वारदात को अंजाम दिया गया और नहटौर की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर खेत में एक झोपड़ी के अंदर दो दोस्त शराब पी रहे थे, लेकिन इसी बीच मामूली कहासुनी हुई और उसके बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर हमला कर दिया और आपको बता दें उसे बेरहमी से पीटकर मार डाला गया है। आपको बता दें एक दोस्त ने ही दूसरे दोस्त पर ईंटों से हमला किया और दूसरे शख्स की मौत हो गई है। फिलहाल आरोपी मौके से फरार है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। शराब पीने के दौरान यह हादसा हुआ और झोपड़ी में पुलिस को युवक का शव मिला है। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है और बता दें आपको कि मामूली कहासुनी के बीच विवाद हुआ और इसके साथ ही एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई है। और देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल दिल्ली में बस और भारी वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जा रही है। इस लेन में बस और भारी वाहन के अलावा कोई और वाहन नहीं चलाया जा सकेगा। इस नियम को 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। बस और भारी वाहन के ड्राइवर कई बार अपने वाहनों को बीच लेन में चलाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ जाती है और अब ऐसा करने वालों पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इन्हें जेल भी हो सकती है। शुरुआती चरण में राजधानी की 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर विशेष लेन का नियम लागू किया जाएगा। यह नियम सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक लागू रहेगा। 1 अप्रैल से दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से 15 सड़कों पर यह नियम लागू होगा। इन सड़कों पर बसों और ट्रकों को अपनी ही लेन में ही चलना होगा। अगर नियम का उल्लंघन किया गया तो गाड़ी के ड्राइवर पर जुर्माना लगाया जाएगा। नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192A के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसमें 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। दिल्ली सरकार के इस फैसले को लेकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली की सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए केजरीवाल सरकार बस लेन एनफोर्समेंट ड्राइवर की शुरुआत कर रहे हैं और इसके लिए डीटीसी और क्लस्टर बसों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी को बस लेन की मार्किंग और पुलिस टीमों को भी इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।
दिल्ली में अब कुल 46 जगहों पर यह नियम लागू होना है, लेकिन पहले चरण में फिलहाल 15 सड़कों पर इसे लागू किया जाएगा। इनमें से मेहरौली बदरपुर रोड में अनुव्रत मार्ग टी पॉइंट से पुल प्रहलादपुर टी पॉइंट तक, आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर, जनकपुरी से मधुबन चौक, मोतीनगर से द्वारका मोड़, ब्रिटानिया चौक से धौला कुआं, कश्मीरी गेट से अप्सरा बॉर्डर, सिग्नेचर ब्रिज से भोंपुरा बॉर्डर, जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन से आईएसबीटी कश्मीरी गेट और आईएसबीटी कश्मीरी गेट से आईटीओ और अंबेडकर नगर जैसे रास्ते इसमें शामिल होंगे। और रायबरेली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चलें कि रायबरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर युवती का शव बरामद हुआ है। आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर युवती की दर्दनाक मौत हो गई। रायबरेली से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर रेलवे लाइन पर एक युवती का शव मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव यहां से बरामद हुआ है। हालांकि आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अरखा आउटर की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर इस युवती का शव मिला है। बहरहाल आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच जारी है। देश के कई राज्यों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम एक बार फिर से अब बढ़ चुके हैं। तो वहीं इन बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस की युवा इकाई ने बुधवार को प्रदर्शन किया। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया है। श्रीनिवास ने एक ट्वीट में कहा कि 4 राज्यों में बीजेपी सरकार का रिटर्न गिफ्ट एलपीजी पर 50 रुपए, पेट्रोल डीजल पर रोजाना 80 पैसे की बढ़ोतरी के साथ जनता को दिया जा रहा है। आखिर जनता को किस बात की सजा दी जा रही है? बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली के ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत अब 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर होगी, जो कि पहले 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर थी। तो वहीं डीजल की कीमत 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर होगी और ये बढ़कर के अब 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले मंगलवार को घरेलू रसोई गैस के दाम में भी 50 रुपए की वृद्धि की गई थी और अब प्रदर्शन जारी है। तो वहीं एक और प्रदेश और केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, लेकिन दिव्यांगों के लिए हर एक सुविधा मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। आपको बता दें, मामला सामने आया है बदायूं से। बदायूं के खितौरा गांव का एक दिव्यांग राशन लेने के लिए दर बदर भटक रहा है। तो वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भले ही दिव्यांगों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हों, लेकिन ये योजनाएं धरातल पर पहुंच नहीं पा रही हैं। लालाराम और 100% विकलांगों में है। 3-4 दिन से राशन नहीं ले पा रहे हो। सही है। और आज गया था तो कह दी उन्होंने कि वो अब फिर आएगा तुम्हारा राशन, फिर मिलेगा। 19 में 14 का आया और 5 का नहीं आया। कह रहे हैं फिर मिलेगा। बताओ हम क्या करें। कार्ड किसका है आपका? मेरा अंत्योदय राशन कार्ड है। लिस्ट में नाम है? हाँ, लिस्ट में है। हम 3-4 बार राशन लेने गए हैं। कल भी गए तो उसने फटकार दे और आज गए तो फटकार दे और हमें भंसा फटकार के भजा देते। और हमारे जो समझ लो सब हमारा राशन कार्ड भी तैयार है और सब हमारे तैयार है और सब में हमारा नाम है, वहाँ में लिस्ट में नाम है। और लेकिन ये राशन देता नहीं, जो कहता है कि तुम्हारा आया नहीं। कोटेदार कौन है? नेक्सी। अच्छा, बैठता कौन है इनका? बांटता वही बांटते, नेक्सी तोल देते सब जाए। और रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में गर्मी भी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करने में जुट गई है।
हिमाचल के पर्यटन स्थलों में मार्च महीने में ही गर्मी ने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैदानी इलाकों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन मार्च में पहाड़ भी अब तपने लगे हैं। हिमाचल के प्रमुख पर्यटन स्थलों यानी कि शिमला, मनाली और धर्मशाला में मार्च महीने के मध्य से ही गर्मी ने 12 से 18 साल तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शिमला मौसम केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार शिमला में 17 मार्च को न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 2010 में मार्च महीने में न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री रहा था। मनाली में मार्च महीने में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री हो गया है। इससे पहले 2004 में तापमान 27 डिग्री रहा था, जबकि धर्मशाला में अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले धर्मशाला में 2010 में 31.6 डिग्री तापमान रहा था। तो वहीं हिमाचल में तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री ज्यादा चल रहा है। आने वाले दिनों में ये अधिक बढ़ सकता है। हालांकि 2 दिन तक कुछ इलाकों में मौसम खराब रहने से तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। शिमला में गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट भी अब गहराने लगा है। शिमला में अभी से पानी की राशनिंग शुरू हो गई है। ऐसे में गर्मी का सितम जारी रहा तो पर्यटन सीजन में पानी के लिए 2018 की तरह हाहाकार मच सकता है।